हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एच टेक इन्फो में स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 में लगभग 40 से प्लस क्वेश्चन फुल डिटेल्स के साथ देखे थे। मतलब वो एक क्वेश्चन से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बन के पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको देखे थे। आज हम लोग सेट नंबर 2 को लगभग 40 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामों में उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया था? What is the name of part marked X in DC जनरेटर? मतलब जो यह मार्क चिन्हित किया गया है उसको हम लोग DC जनरेटर में इस भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। जो आपको ऑप्शन में दिया गया है क्या? राइजर या कम्यूटेटर सेगमेंट। तो फ्रेंड्स, इस जो भाग है एक्स, उस भाग को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटर राइजर, ठीक है। डीसी जनरेटर के पार्ट्स अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम चित्र के माध्यम से इन सभी भागों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डीसी जनरेटर के बाहरी भाग को योग कहते हैं, जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। ये पूछा गया है कि बाहरी भाग का जो योग बना होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो याद रखिएगा कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। ठीक है, और क्या पूछता है? इसका आर्मेचर के बारे में कभी कभी पूछ देता है। तो आर्मेचर जानिए, ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है और ये लेमिनेटेड होता है, ठीक है, आर्मेचर। उसके बाद आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या होता है? आर्मेचर का मुख्य कार्य होता है ईएमएफ, मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना, ठीक है। अब आते हैं इसका एक पार्ट जो पूछे जाते हैं वो है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर, इसका मुख्य कार्य होता है कि आर्मेचर क्वाइल्स में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को डीसी में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, मतलब डीसी करंट प्रदान कर देता है। तो कम्यूटेटर का मुख्य काम क्या होगा? डीसी करंट प्रवाहित करना या उत्पन्न करना, ठीक है, कम्यूटेटर। और जहाँ स्लिप रिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे स्लिप रिंग क्या करता है? आउटपुट के रूप में एसी देता है, ठीक है। तो अब इसका एक ब्रश के बारे में कभी कभी पूछ देता है। तो ब्रश क्या होता है? ये ब्रश किस मटेरियल का बना होता है ये जान जाइए। तो जो ब्रश कार्बन ब्रश होता है ये हमेशा कार्बन का ही बना होता है, जिसका काम क्या होता है? करंट को बाहरी परिपथ को भेजना होता है, मतलब बाहरी आउटपुट के रूप में अगर लेना हो डीसी करंट को तो हम लोग इस क्या किसका प्रयोग करेंगे? ब्रश का प्रयोग करेंगे। तो इतने सारे ये क्वेश्चन है जो डीसी जनरेटर से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा जब भी अगर डीसी जनरेटर की बात करता है तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। किसका? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। और जब कभी भी मोटर की बात करता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें क्या पूछा है? जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ, मतलब जनरेटर का पूछा है ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप फ्लेमिंग का हाथ के अनुसार अगर अपने उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे कि अंगूठा ऊपर की ओर होता है, तो अंगूठा जो होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को प्रदर्शित करता है, जबकि मध्यमा उंगली वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, जो मध्यमा होता है वो करंट को प्रदर्शित करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो सीधे वाला एंगल होता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये जनरेटर किस पे काम करता है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियमानुसार, जबकि मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया था कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो डीसी मोटर का पूछा है, तो डीसी मोटर का ईएमएफ को ईबी इक्वल टू क्या होता है? 5ZN बटे में 60 गुणे पी बाई ए, जहाँ पी क्या है? नंबर ऑफ पोल है, ए क्या है? आपका ये आर्मेचर की संख्या, जेड क्या है? आर्मेचर चालकों की संख्या, और एन क्या है? आर्मेचर की घूर्णन गति, ठीक है। जहाँ ए क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, सॉरी, आर्मेचर वाइंडिंग ए होता है, जबकि जेड होता है आर्मेचर चालकों की संख्या, पी पोल, ठीक है। तो भैया डीसी मोटर का ईएमएफ पूछेगा तो ईबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5ZN बटे 60 इंटू पी बाई ए, जबकि डीसी जनरेटर का ईएमएफ पूछेगा तो 5ZN बटे 60 इंटू पी बाई ए होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। 4 में पूछा गया था फ्रेंड्स, डीसी फील्ड कॉइल
के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो डीसी फील्ड कॉइल के लिए हम लोग हमेशा सुपर इनेमल्ड तांबे के तार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम पर आधारित या किस नियम से ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग को हम बताएं, जब मोटर पूछे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियमानुसार। ठीक है, ये आंसर जो है कि ये यहाँ पे गलत दिया गया है, तो आप लोग जानिए डीसी जनरेटर के लिए दाहिने हाथ और डीसी मोटर के लिए बाएं हाथ का नियमानुसार। ठीक है, ये आयोग द्वारा गलत आंसर दिया गया है। यहाँ इसका हो जाएगा क्या पूछा, डीसी मोटर पूछा है ना, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियमानुसार। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा था, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग शॉर्ट आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण जब करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बाहरी ग्राउंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाहरी ग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो पूछा गया था, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, डीसी स्टार्टर को हम लोग जब शुरू करते हैं वहाँ पे आप लोग देखेंगे यूरेका जो होता है, यूरेका नामक एक प्लेट होता है जहाँ पे उसको यूज किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युतीय डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग एसी मोटर में जब भी आप लोग कई सारे जैसे पोल्स की संख्या देता है, इलेक्ट्रिक डिग्री पूछता है, तो वहाँ पे फार्मूला क्या होता है, एक टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री इक्वल टू 180 गुणे नंबर ऑफ पोल। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, इसमें सवाल भी आते हैं जो कि इसमें आगे दिया है, हम उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे हल करके पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 9 देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में आप लोग को अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग अगर पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ तो आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ में क्या पूछा गया था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग। ठीक, तो पूछा क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग। तो उस कॉइल वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, होल कॉइल वाइंडिंग। कौन सा होल कॉइल वाइंडिंग, मतलब होल कॉइल वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको मतलब याद करना ही पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन हम बोले थे ना इलेक्ट्रिक डिग्री से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे क्या पूछा था कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युतीय डिग्री क्या है। ठीक, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक डिग्री निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला जान जाइए। फार्मूला हम बताने का प्रयास कर, तो ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक डिग्री इक्वल टू P/2 इंटू 360 की इसलिए लेंगे फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे 6 पोल का यूज कर रहा है। अगर 2 पोल का यूज करता है तो यहाँ पे 90 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना रख देंगे हम लोग, 6 रख देते हैं। P के स्थान पे हम लोग 6 रख देते हैं। ये 2 से 3 बार में कटेगा, 2 3 6। अब इसमें गुणा करेंगे तो आप 3 का गुणा 0 में करेंगे, 3 0 0, 36 18 के 8, 3 3 9 1 10। इलेक्ट्रिक डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 1080 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 3 कला संकेंद्री वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो अवगुण है 3 फेज का, तो इसका आंसर क्या है, 3 फेज में अवगुण सबसे बड़ा। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, अधिक जगह की आवश्यकता होती है, 3 फेज में अधिक जगह की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन एक स्टेपर्ड फॉर्म की आवश्यकता होती है, स्टेपर्ड फॉर्म की आवश्यकता होती है। तीसरा कॉइल्स को समान रूप से आकार देने के लिए और एक अधिक कठिन है। और चौथा ऑप्शन है अंतः कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक स्टेपर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या था कि आप जो है कि एक चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशक है, मतलब विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इंसुले स्टार्टेड। ठीक है, तो ये जो आपका ये चित्र प्रदर्शित किया गया है, इसको देख के बताना था कि ये क्या है। तो यूनिवर्सल मोटर का डायग्राम तो है नहीं। उसके बाद परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तीसरा ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर।
ठीक है। डी ऑप्शन दिया है कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर, क्योंकि यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगाए गए हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, इसमें भी कई पार्ट होते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें एक होता है कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर के बाद कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होता है, उसके बाद जिसमें एक कैपेसिटर लगता है जैसे आपका पंखा वगैरह हुआ। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इसमें तीन ठो होते हैं जो तीनों आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड, मतलब किस एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोलर विधि कार्यरत है। ऑप्शन देख लीजिए, यूनिवर्सल मोटर या आच्छादित मोटर पोल, कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर या कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर। अब बताते हैं यूनिवर्सल मोटर के और कौन कौन से गुण होते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर जो आपका होता है वो एसी और डीसी दोनों पे कार्यरत होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से यूनिवर्सल मोटर है, दे देगा कई ऑप्शन, ट्रांसफार्मर कई सारे ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग जानिए यूनिवर्सल मोटर जो घर में हम लोग मिक्सर मशीन का प्रयोग करते हैं वो आपका यूनिवर्सल मोटर उसमें लगा होता है। ठीक है, मिक्सर मशीन यूनिवर्सल मोटर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो भैया जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो लेंज के नियम पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, लेंज के नियमानुसार। तो लेंज का नियम भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेंज का नियम क्या था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब अगर फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है तो वो उस कारण का स्वयं विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न होता है। और ये जो लेंज का जो ये प्रथम नियम है, जो लेंज के नियम दिए थे, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फ्रेंड्स। सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग या यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। तो हमने आपको पहले बताया था कि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, भोजन के मिक्सर में। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। तो अल्टरनेटर जो होता है उससे हम लोग किलो वोल्ट एम्पियर में रेटेड करते हैं या मापते हैं। इसी प्रकार आपका और भी जैसे बैटरी की बात करें तो बैटरी को किस में मापते हैं, mAh में मिली एम्पियर हावर। ठीक है, अब पूछता है कभी कभी बैटरी के बारे में भी, किस में मापा जाता है, और ट्रांसफार्मर वगैरह को किलो वोल्ट एम्पियर में, किलोवाट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया था, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। रोटेटिंग फील्ड प्रयोग करते हैं जब अल्टरनेटर में, तो उसका क्या फ़ायदा होता है। तो वो उसका प्रयोग करने से क्या होता है कि कितना भी फेज रहे, जो फेज की संख्या होता है उसमें 2 ही स्लिप रिंग लगे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितना भी हो। ठीक है, और कभी कभी ये पूछ देता है फ्रेंड्स कि अल्टरनेटर का स्पीड ज्ञात करने के लिए फार्मूला वगैरह भी पूछता है, तो उसको जरूर देखें। अल्टरनेटर का काम क्या होता है, एसी उत्पन्न करना। जितने भी आप पावर स्टेशनों पे देखते हैं वहाँ पे बड़े बड़े अल्टरनेटर लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। जो एक्स पार्ट जो मार्क किया गया है यहाँ पे, उसको बताना था कि उसका मतलब काम क्या होता है। ठीक है, तो भैया जो कम्यूटेटर होता है इसका मुख्य काम क्या होता है कि मतलब वो क्या करता है कम्यूटेटर, वो डीसी करंट आउटपुट के रूप में बाहर प्रदान करता है, आउटपुट के रूप में डीसी करंट देता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी कलेक्ट डिलीवरी डायरेक्शन डीसी करंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य काम क्या होता है, डीसी को डीसी आउटपुट के रूप में ब्रूस के माध्यम से बाहर निकालना। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, डीसी उत्पन्न करता है, इसलिए कंप्यूटर लगाते हैं जनरेटर वगैरह में, डीसी जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है इसमें से। तो भैया सिंक्रोनस मोटर जो आपका होता है इसका प्रयोग किस किस क्षेत्र में करते हैं ये हम आपको बता देते हैं कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है इसका प्रयोग पावर फैक्टर सुधारने के लिए किया जाता है।
ठीक है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंक्रोनस मोटर का, ठीक है। साथ ही साथ यह कांस्टेंट स्पीड से चलती है, ठीक है, और यह 3 फेज AC व DC सप्लाई दोनों पर चलती है, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है जिसपे सूत्र पूछा जाता है, वो होता है NS = 120 F/P। क्या होता है, NS = 120 F/P, नंबर ऑफ स्पीड। मतलब यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर का जब भी स्पीड निकालना हो तब इस फार्मूला का यूज करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पोल की संख्या और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, ठीक है। याद रखिएगा NS = 120 F/P। कभी कभी यह ऑप्शनल के रूप में पूछ देता है कि सिंक्रोनस मोटर की स्पीड ज्ञात करने के लिए कौन सा व्यंजक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है, ठीक। तो मोटर जनरेटर जो सेट का लाभ, इसका मेन लाभ यही है कि DC के आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल कर देता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेट मोटर सेट जनरेटर का लाभ क्या है, सेट क्यों लगाते हैं, उसके पूरा सेट सिस्टम रहता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या कि नियंत्रण करना, वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एम्पलीफायर का नाम क्या है, ये जो चित्र में प्रदर्शित किया गया है ये किस प्रकार का एम्पलीफायर है, ये बताना था। तो यह जो है ये क्लास B पुल एम्पलीफायर है, ठीक है, ऑप्शन बी। इसी प्रकार एम्पलीफायर से रिलेटेड और सारे भी चित्र हैं पर जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं, उसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा था विच इज ए एक्टिव कंपोनेंट। भाई इसमें से एक एक्टिव कंपोनेंट आता है, दूसरा पूछ देता है कभी कभी एक्टिव पैसिव कंपोनेंट। तो आप लोग को दोनों हम बता देते हैं, ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, जो अक्सर पूछे जाते हैं एक्टिव कंपोनेंट में। तो एक्टिव कंपोनेंट में ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है, LED होता है और बैटरी, ठीक है। ये जितने भी हैं ट्रांजिस्टर, डायोड, LED और बैटरी, ये एक्टिव कंपोनेंट है। और पैसिव कंपोनेंट में रजिस्टर, ठीक, उसके बाद कैपेसिटर, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर, ये सब कौन से कंपोनेंट है, पैसिव कंपोनेंट, ठीक। इतने ही सही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जितना हम यहाँ पे बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है डिवाइस सिंबल का नाम बताना। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिंबल जितने भी हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सभी सिंबलों को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है जो सिंबल दर्शाया गया है यह डायक सिंबल है, मतलब 2 पिन डायक सिंबल कहलाता है। अगर 3 पिन रहता तो ट्रायक हो जाता, ठीक है। तो हम डायक दिया है तो ट्रायक का हम आपको चित्र बना कर दिखा देते हैं। ट्रायक जो होता है उसमें 2 पिन जंक्शन, एक ऐसे और दूसरा जो है ऐसे लगा होता है, ठीक है। ये ट्रायक है, इसमें 2 पिन, एक ऊपर पिन, 2 ऊपर पिन होता है, जो एक चैनल होता है, इसमें गेट लगा होता है, एक यहाँ होता है, ठीक है। तो ये किसका चित्र है, ट्रायक का, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक ड्राइव के ब्लॉक जो यहाँ पे जो दर्शाया गया है चित्र, इसमें एक्स जो है ये क्या है, तो इसे बस कहते हैं, जो कि ये जोड़ने का काम करता है, दो डिवाइसों को जोड़ने का काम बस करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, DC बस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूसली ड्यूटी ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत जो है मतलब चरण कार्यशील वोल्टेज माना जाता है वो लगभग 240 से थोड़ा सा कम होता है, 228 वोल्टेज, ठीक है। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक में, किसमें, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जब आप लोग बैटरी चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक पात्र होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट विलयन होता है। इसमें कैथोड एनोड 2 प्रकार के छड़ होते हैं, बैटरी से धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। तो एनोड पे प्लस चार्ज और कैथोड पे माइनस चार्ज एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि UPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कि UPS को हम लोग अनएप्टेड पावर सप्लाई कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनएप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग करते हैं। मतलब हमको निरंतर अगर आउटपुट के रूप में वोल्टेज चाहिए, आउटपुट निरंतर आना चाहिए, तो उस स्थान पे हम लोग फीडबैक सर्किट का प्रयोग करते हैं, जो निरंतर आउटपुट जो है हमें वोल्टेज प्रदान करता है। फीडबैक सर्किट का प्रयोग। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ द कन्वेंशनल पावर जनरेटर। पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। एक होता है, देखिए इसमें दो टाइप के पूछे जाते हैं। एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल होता है वो मतलब आप कह सकते हैं कृत्रिम होता है, मतलब बनाया जाता है कृत्रिम। ठीक है, जो कि नॉन कन्वेंशनल जो होता है वो नेचुरल द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे पवन शक्ति, ज्वारी शक्ति, सौर शक्ति, ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल है, जबकि उसमें शक्ति क्या है, यह एक कन्वेंशनल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IE के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंसुलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है। तो उस जब आई के अनुसार अगर चलेंगे तो हमेशा जो है कि मोर देन 1 मेगा ओम, मतलब 1 मेगा ओम से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। ठीक है, तो ओवरहेड में हम लोग कौन सा इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कई सारे इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, आप सभी इंसुलेटर को एक बार देख लीजिएगा, उसका स्ट्रेंथ भी देख लीजिएगा जो कि पूछा जाता है, और कितने एम्पियर पे काम करता है। ठीक, बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है। तो ये जो है ये स्पार्किंग से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर से बहुत टाइट होने का कारण क्या है, स्पार्किंग से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर अगर चलता है उसका मूल्यांकन करने के लिए हम लोग मेगावाट एम्पियर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। तो रिले होता है लैचिंग रिले। ठीक है, लैचिंग रिले जो पावर कट ऑफ के बाद संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इंजन चलती भागों से स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, घर्षण को कम करना। स्नेह का प्रयोग क्यों करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए। ठीक, घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है। तो घर्षण बल क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि दो विभिन्न परतों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। स्नेह को बनाए रखने के दौरान एक मशीन की क्षमता कारण बताती है, क्या बताती है। मतलब स्नेह को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की क्षमता का कारण बनता है, तो इसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए स्नेहक के रूप में हम लोग जो है कि ग्रीस वगैरह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विभिन्न मशीनों में, चाहे वो मोटर हो चाहे कोई भी मशीन हो जो कि मूव करती है, वहाँ पे स्नेहक का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग 40+ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट सेट जो है कि सेट नंबर 3 को लेके आएंगे, जहाँ पे उस सेट को देखेंगे। अब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ये विभिन्न जो एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले जो पेपर हैं उसको सबसे पहले हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता देने का प्रयास करते हैं, और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।